आर्टिकल 20 की बात करें तो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ लिखा है कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी यहाँ पे सिर्फ कन्विक्शन है, आप कन्विक्टेड हो। अभी मैं ये बताऊंगा कि आप लोगों को अब तक पनिश नहीं किया गया है, अब तक आप पनिश नहीं हुए हो। जो लोग पनिश हुए, जिनको डिटेन किया गया है, उनके लिए जो आर्टिकल है वो आगे का आर्टिकल है, ये है अरेस्ट एंड डिटेंशन वाला। अभी आप जो है, आपको कोर्ट में आपकी केस चल रही है, जो भी चल रहा उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 20। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये बता दो, आर्टिकल 20 ग्रांट्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। अब आर्बिट्ररी यानी अपने मन मर्जी से कितनी भी पनिशमेंट दो, एक्सेसिव यानी जितना लॉ में लिखा है उससे ज्यादा पनिशमेंट दो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई एक क्राइम किया और उस ऑफेंस के लिए 5 ईयर्स की सजा लिखी हुई है लॉ में, तो मुझे 5 ईयर्स से ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिल सकती। एक्सेसिव पनिशमेंट से के अगेंस्ट मुझे प्रोटेक्शन मिला है। आर्बिट्ररी यानी कोई भी अपने मन से मुझे कुछ भी सजा नहीं सुना सकता। आर्बिट्ररी यानी जैसे आपको पता है कि मन मर्जी से कुछ भी सुनाना, तो मन मर्जी से सजा नहीं सुनाई जाएगी, इसलिए यहाँ पे आर्बिट्ररी या एक्सेसिव पनिशमेंट मुझे नहीं दी जाएगी अगर मैं दोषी, मेरे ऊपर कुछ चार्जेस लगे हैं तो। उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि ये जो आर्टिकल है सिटीजन और फॉरेनर या फिर लीगल पर्सन सबके ऊपर अप्लीकेबल होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल 20 जो है इट इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स। और यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता दूँ, कंपनी हो, कॉरपोरेशन हो, फॉरेनर हो, सिटीजन हो, कोई भी हो, इन सब के लिए ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 20 वो अप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पे मैं जैसे कि आपको बता दूँ कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये दूसरा है नो डबल जियोपार्डी और तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यहाँ 3 चीजें लिखी हुई है, तीनों कंसेप्ट को हमें अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ना है। अब जब आप कन्विक्शन आपके ऊपर शुरू है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका यहाँ जो भी लिखा है उससे अलग मैं सबसे पहले आपको एक लेमन लैंग्वेज में इसका मीनिंग बता देता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन इट जो यहाँ पे लिखा है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, यहीं पे मैं लिखता हूँ यहाँ नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब इसका मीनिंग अच्छे से समझ लीजिएगा। इसका मीनिंग ये है कि आज की जो डेट है उस डेट पे मैंने अगर कोई क्राइम किया, यानी अगर हम कहेंगे कि आज की जो डेट है वो 21 अप्रैल है, 21 अप्रैल को मैंने कुछ क्राइम किया है, तो मुझे 21 अप्रैल को तक जो लॉ था उसी के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। यानी आज मैंने क्राइम किया है और कल जाके अगर लॉ बदल गया, फॉर एग्जांपल ऐसा समझ जाए 23 अप्रैल को लॉ में अमेंडमेंट हो गए, तो मेरे ऊपर वो अमेंडमेंट वाला लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। मेरे ऊपर जो अप्लीकेबल होगा वो जब मैंने क्राइम किया था वो वाला लॉ अप्लीकेबल होगा। अगर इस लॉ में मेरे क्राइम के लिए 2 ईयर्स की सजा दी थी तो मुझे 2 ईयर्स की होगी। अगर 23 अप्रैल को भी उन्होंने 3 साल की सजा कर दी है तो भी मुझे ये सजा ना होती और यही होगी। इसका मतलब है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी मेरे क्राइम करने के बाद अगर लॉ चेंज हुआ तो उसकी सजा मुझे नहीं दी जाएगी। ये सबसे पहले एक हम कहेंगे। तो यहां पे हम कहेंगे फर्स्ट, द कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ एट फोर्स एंड कमीशन ऑफ द एक्ट। ये इसके पहले मैंने आपको ये जो पॉइंट बताया वो ये है, सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन, है ना, नॉट, या फिर हम कहेंगे नॉर सब्जेक्टेड टू द पेनल्टी ग्रेटर देन प्रेस्क्राइब बाय द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ एक्ट। ठीक है, जब मैंने वो एक्ट किया उस टाइम पे। अब एक और दूसरा जो पहला पॉइंट है उसको क्लियर करता हूं। सबसे पहले बताइए, ये आपको क्लियर हुआ? यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया है वो एक बार बताइएगा मुझे। यस, या सो चलिए, ये आपको क्लियर हुआ यहाँ पे कि किस तरह से होता है। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि दूसरा जो पॉइंट था नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में, वो ये था, पहला पॉइंट वो ये था कि वो ऑफेंस अगर नहीं था जब मैंने क्राइम किया। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं बहुत अच्छा। अब मैंने कोई एक्ट किया है और एक्ट जो मैंने किया है वो 21 अप्रैल को किया है, और 21 अप्रैल को जो मैंने एक्ट किया है वो एक्ट ऑफेंस नहीं माना गया है, ये ऑफेंस नहीं है एज पर लॉ। बट 21 अप्रैल को, बट 23 अप्रैल को एक अमेंडमेंट हुआ और यही जो मेरा एक्ट था इसको उन्होंने ऑफेंस बोल दिया। उन्होंने बोला कि ये करना क्राइम है, तो मुझे मेरा जो एक्ट मैंने पहले किया था उसके लिए मेरा जो एक्ट था उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आज गाड़ी चलाने के लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं है, कल जाके ऐसा लॉ बन गया तो जिसने भी गाड़ी चलाई उसको 5 साल की सजा। फॉर एग्जाम्पल, आज 21 अप्रैल है, टुडे इट इज अलाउड टू ड्राइव योर
bike or your vehicle. Now you can draw your vehicle, but on 23rd April, if they passes any law which makes this driving of vehicle and offense, so आप लोगों को जो जिन लोगों ने पहले 23rd अप्रैल के पहले गाड़ियां चलाई थी उनको सजा नहीं होगी, क्योंकि जब आपने ये कमिट किया था उस वक्त ये ऑफेंस नहीं था. यानी फर्स्ट पॉइंट, कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायोलेशन ऑफ अ लॉ एनफोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ दैट एक्ट, ये आपको याद रखना है. तो ये अगर मैं यहां पे बात करूं नो डबल जियोपार्डी, नो डबल जियोपार्डी, अब नो डबल जियोपार्डी यहां पे कहा गया है. अब जियोपार्डी यहां पे डबल नहीं रहेगी या जो भी चीजें हैं इसको किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो ऐसा कहते हैं ना, एक क्राइम के लिए एक ही सजा होगी, है ना. यानी हम कहेंगे कि नो वन मे बी पुट इन पेरिल, या फिर हम कहेंगे पुट अंडर द बार्स ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, है ना. तो एक ही ऑफेंस के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी. फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे कि लिखा होता है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. आज मैंने कोई एक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो भी एक्ट किया है वो ऑफेंस था. इफ आई कमिटेड एनी ऑफेंस, उसके लिए कोर्ट में ट्रायल चला, कोर्ट में मेरे ऊपर केस चली और केस हो जाने के बाद मुझे कोर्ट ने 5 ईयर्स की सजा सुना दी. 5 ईयर्स के बाद अभी मैं सजा काट के बाहर आ गया हूँ. नाउ आई एम फ्री बिकॉज आई हैव ऑलरेडी, है ना, completed my 5 years of imprisonment, so I am free today. और जैसे मैं फ्री हुआ, फिर से जो अपोजिट पार्टी थी उसने मेरे ऊपर फिर से उसी एक्ट के लिए केस डाल दी कि इन्होंने ये एक्ट किया था. तो वो ऐसा नहीं कर सकते. मेरी एक बार सजा खत्म हो गई, मुझे एक बार पनिश कर दिया गया, तो मुझे वापस से उसी ऑफेंस के लिए पनिश नहीं किया जाएगा. ऐसा समझ लीजिए रावण का एग्जांपल ले लीजिए. रावण ने एक बार जो ऑफेंस किया उसके लिए आप उसको हर साल पनिश करते हो, आप उसे हर साल जलाते हो. वैसे आपके साथ नहीं होगा. आपने एक बार ऑफेंस किया, एक बार सजा काट ली, फिर आपको उसी ऑफेंस के लिए सजा नहीं होगी. फिर आपने फिर से ऑफेंस किया तो फिर आपको सजा होगी. इसीलिए यहां कहा जाता है नो डबल जियोपार्डी. अब नो डबल जियोपार्डी के बाद नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन पे आते हैं. अब नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये क्योंकि पूरा समझने वाला पार्ट है तीनों. अब आपको नो डबल जियोपार्डी समझ गया है, आपको यहाँ पे समझ गया नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. अब तीसरा हम समझ लेते हैं, दैट इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन. नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, व्हाट इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो अच्छे से समझ जाएगा ये भी चीज. देखिए कैसा होता है कि आपको कंपेल करना, यानी किसी चीज के लिए फोर्स करना, है ना. तो मैं यहां ये कहूंगा कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड. किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते कि आप अपने खिलाफ ही विटनेस बनिए. यानी आपने जो भी किया है उसे आप कबूल कीजिए कि मैंने ये ऑफेंस किया, आई प्लीड गिल्टी, आई प्लीड गिल्टी. ये उसको बोलने लगा ना, उसको खुद से ये कबूल करा लेना कि तूने क्राइम किया है, उसके लिए उसे फोर्स करना, इसे कहा जाता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन. बट अगर आप खुद से बोलना चाहो कि आई एम गिल्टी, सो यू कैन, है ना, मीन्स यू कैन एक्सेप्ट योर मिस्टेक बिफोर द कोर्ट. आप ये कर सकते हो, बट आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता, आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप अपने ही खिलाफ विटनेस बनो, अपने ही खिलाफ आप ये चीजें बताओ कोर्ट को, है ना. तो ये है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन. नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. अब अगर हम आर्टिकल 21 में आते हैं, जिसमें आपके लाइफ को प्रोटेक्ट किया गया और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया गया है. क्या अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, तो क्या आपका लाइफ छीनने का किसी को अधिकार है या नहीं, आपसे आपकी लाइफ छीनने का? बट स्टिल एक ऐसा एक कौन है ऐसा जो आपकी लाइफ छीन सकता है? यस, यानी जुडिशियरी के पास ये पावर है कि आपकी वो लाइफ छीन सकता है. यानी लॉ के ऊपर, लॉ के पास ये पावर है कि वो आपकी लाइफ छीन सकता है. अब लॉ के पास ये पावर है कि आपकी वो लाइफ छीन सकता है, तो फिर ये कैसे, क्या करता है लॉ, इसी बारे में हम थोड़े से डिस्कशन करने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके लाइफ को तो प्रोटेक्ट किया गया है, आपको प्रोटेक्शन पूरी तरह से है लाइफ में. अब लाइफ में आपको जब पूरी तरह से प्रोटेक्शन दी गई है, आपको पता है एक चीज, आप खुद की लाइफ भी नहीं छीन सकते. आपको राइट टू लाइफ देके उन्होंने ये बताया कि यू डू नॉट हैव राइट टू डेथ. आप खुद को मार नहीं सकते, आप सिर्फ जिंदा रख सकते हैं खुद को. तो राइट टू लाइफ है आपके पास. इसके ऊपर केस भी चली, वो केस के बारे में बताऊंगा कि आप खुद की लाइफ खत्म करने का आपके पास अधिकार है या नहीं. विल टॉक अबाउट इट लेटर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस आर्टिकल 21. आफ्टरवर्ड्स लेटर विल डिस्कस सम केस रिलेटेड टू दिस आर्टिकल 21. अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ. उसकी किसी को भी अपनी लाइफ नहीं छीनी जा सकती है, उसकी पर्सनल लिबर्टी छीनी नहीं जा सकती. बट वन एक्सेप्ट वर्ड इज देयर. एक्सेप्ट यानी कुछ केसेस में छीनी जा सकती है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ. अगर लॉ, अब ये अच्छे से समझिएगा, PEL यानी अगर लॉ ने ऐसा किया है
कि आपकी लाइफ छीनी जाएगी, तो आपकी लाइफ छीनी जा सकती है, आपकी लाइफ को खत्म किया जा सकता है। जैसे लॉ ये कहता है कि अगर आपने किसी का मर्डर किया तो आपको डेथ सेंटेंस सुनाया जा सकता है। इट मींस ये प्रोसीजर जो है ये एस्टेब्लिश लॉ ने की है। अगर लॉ कह रहा है कि आपकी लाइफ खत्म कर दी जाएगी तो लॉ के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ खत्म की जा सकती है। और पर्सनल लिबर्टी के चलते आपकी जो लिबर्टी है ना, पर्सनल लिबर्टी की, मुझे सोना है, मुझे उठना है, मैं जितना चाहूंगा वो करूंगा, मुझे जो करना है वो करूंगा, वो भी आपके पास लिबर्टी है। मैं ये बोल रहा हूँ लिबर्टी आपके पास है, बट वो भी छीन सकते हैं आपसे लिबर्टी। कब? अगर लॉ कह रहा है ये सब करने को। तो जैसे मैंने बोला कि आपको ये अधिकार है, आपके पास ये राइट है कि आपको जब उठना है तब उठिए, जब सोना है तब सोइए। अगर लॉ बन गया कि आपने 10 बजे सो जाना चाहिए, जो 10 बजे नहीं सोएगा उसको 10 साल की सजा सुनाई जाएगी, तो फिर सबको सोना ही पड़ेगा, बिकॉज प्रोसीजर एस्टेब्लिश कर दिया है लॉ ने। अगर लॉ ने कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश की है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनल लिबर्टी या फिर लाइफ को भी खत्म किया जा सकता है। ये चीज अच्छे से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जिसके लिए मैंने PEL ये वर्ड लिखा है। अब प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ आया है और दूसरा आया है, अब आगे और जाएंगे तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आएगा। अब मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कुछ केसेस चली है। अब जो केसेस चली है इसमें यहाँ पे सबसे पहले ये होता है कि देखिए मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं, यहाँ पे अच्छे से याद रखें। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको दोनों बताता हूँ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब जब ये सब चलने लगा तो एक केस हुई जिसको कहा जाता है गोपालन केस। गोपालन केस नाम की एक केस सामने आ जाती है और उस केस में कुछ चीजें सामने आने लगी। जैसे कि गोपालन केस में ये कहा गया, गोपालन, अगर ये केस आपको पढ़ने तो आप पढ़ सकते हैं, गोपालन केस गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये एक केस थी। अब ये केस जो चली है कोर्ट में, ये केस के ऊपर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ये डिसीजन दिया। ये देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था 21 का, आर्टिकल 21 को लेके गोपालन केस गई। अब यहां जो लिखा है इसको पहले मत पढ़िए, जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से सुनिए। गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नैरो इंटरप्रिटेशन दिया, इंटरप्रिटेशन नैरो था आर्टिकल 21 का। उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन, एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन, दैट इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अब क्या हुआ देखिए, गोपालन केस में उन्होंने ये कहा आपकी जो भी चीजें चल रही है वो हमें नहीं पता, बट अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो और वो लॉ में नहीं लिखी है तो आप वैसा नहीं कर सकते, यानी आप अपने एक्शन से किसी की पर्सनल लिबर्टी नहीं छीन सकते। बट आगे क्या हुआ, आगे ऐसा हुआ कि अब उन्होंने ये बोला कि बट यहां पे देखिए आखिरी में उन्होंने एक हिंट दी है। क्या इस हिंट को देख के आप समझ सकते क्या हो सकता था? उन्होंने देखिए क्या लिखा, नॉट फ्रॉम आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन। इससे क्या क्या कहना था सुप्रीम कोर्ट का, कोई बता सकता है? बहुत अलग सा टर्न है ये। यस, ट्राई, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि अगर लॉ में ऐसा नहीं लिखा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन अवेलेबल है ये, एग्जीक्यूटिव एक्शन। बट अगर आप लोगों ने लेजिस्लेटिव एक्शन ले ली, यानी आपने ऐसा कोई लॉ बना दिया पार्लियामेंट से, तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये वर्ड लिखा है, इसका मतलब आप जब तक लॉ अलाउ नहीं करता तब तक आप वो नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा लॉ बनाते हो, देखिए क्या लिखा है, नॉट फ्रॉम आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन, यानी आप लॉ कुछ भी बना सकते हो आपको जो लगेगा। इसीलिए फिर एक हिंट मिल चुकी थी किसको, तो हम कहेंगे कि जो ये थे हमारे पार्लियामेंट, उसको, कि अब वो ऐसा लॉ बना सकता था। अब ये चीजें हैं, तो सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि आपको ये चीज क्लियर हुई क्या? सबसे पहले जो यहाँ पे उन्होंने लिखी है, गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि ओनली अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन अवेलेबल है, लेजिस्लेटिव एक्शन के नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लिखा है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, ये क्लियर? हाँ चलो, हाँ वापस से एक बार बता दो, अच्छे से समझेगा अभी। हाँ, गोपालन केस से बाहर जाके बता दो। आज अगर पार्लियामेंट ने ऐसा कुछ किया, पार्लियामेंट ने क्या बोला, अब लॉ नहीं बना है, समझ जाओ लॉ नहीं है ऐसा कुछ। पार्लियामेंट या फिर हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पुलिस वालों को बोला कि सबके घर में जाइए और देखिए 10 PM के पहले सब सोए हैं क्या, अगर नहीं सोए हैं तो उनको जेल में डाल दीजिए। ये लॉ नहीं कहता है, बट ऐसा करने कहा गया है, तो इसको मैं कौन सी एक्शन कहूंगा, कौन सी एक्शन कहूंगा मैं? आर्बिट्ररी, बट एग्जीक्यूटिव कहूंगा कि लेजिस्लेटिव कहूंगा? ठीक है, आर्बिट्ररी, यस है ना, आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन। अब ये हुआ,
अब समझ जाइए, ये पुलिस वाले मेरे घर पे आने लगे, देखने लगे कि सब सोए हैं क्या नहीं। अगर उनको सोए नहीं दिख रहे तो वो उठा के हमको जेल में डाल रहे हैं। ऐसे वक्त मैंने केस फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में केस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आप ये जो कर रहे हैं ये आप नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा लॉ नहीं है। यहां तक जितना मैंने बोला उतना क्लियर हुआ आपको, है ना? है ना? यस, है ना? एक एक चीज समझते हो जाएंगे। ऐसा लॉ नहीं है, यानी इट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन। बट अगर आप ऐसा लॉ बना लिए तो आप ऐसा कर सकते हो। यानी यहां लिखा है कि अगर प्रोसीजर लॉ ने ही एस्टेब्लिश कर दी, अगर लॉ ये बन गया कि 10 के पहले सब सोने चाहिए, तो फिर लीगली आपके घर पे आके पुलिस वाले चेक करके आपको अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 ने ये कहा है कि आपकी लिबर्टी छीन ली जा सकती है। कब? जब लॉ कहता है तब। अब क्लियर हुआ, है ना? हाँ, अब क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब पार्लियामेंट क्या करेगा? पार्लियामेंट मनमर्जी लॉ बनाना शुरू कर देगा गोपालन केस के बाद, क्योंकि गोपालन में सुप्रीम कोर्ट ने ये हिंट दे दी पार्लियामेंट को कि आप लॉ बनाएंगे तब आप ऐसा कर सकते हो। इन्होंने मनमर्जी लॉ बनाने शुरू कर दिए। बट सुप्रीम कोर्ट के एक और बार फिर एक केस आई। वो केस जो थी वो फिर से पर्सनल लिबर्टी की थी, जो कि मेनका गांधी की केस थी। मेनका गांधी की जो केस है, मेनका गांधी आपको पता है कौन है? जो गांधी फैमिली की है, जो बीजेपी को बिलोंग करती है, वो मेनका गांधी है ना। हम कहेंगे कि इंदिरा गांधी की डॉटर इन लॉ है ना, उनकी डॉटर इन लॉ, उनकी बहू इंदिरा गांधी की, उनके दूसरे यानी संजय गांधी की वाइफ मेनका गांधी। मेनका गांधी की एक केस आई। अब गवर्नमेंट का क्या हुआ यहाँ पे कि पासपोर्ट छीन लिया गया। अब कैसा है कि मैं फॉरेन जा रहा हूँ, फॉरेन जाने के लिए मुझे पासपोर्ट लगेगा। मेरा पासपोर्ट अगर गवर्नमेंट छीन लेती है, अब चलो मैं एक आपको केस दूसरे इसमें समझाता हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। अब यहाँ पे ऐसा हुआ कि मुझे जाना है फॉरेन, मुझे जाना है यूएसए। यूएसए जाने के लिए मुझे लगेगा पासपोर्ट। मेरा पासपोर्ट जो था वो गवर्नमेंट ने आके मुझसे मेरा पासपोर्ट छीन लिया, सीज कर लिया मेरा पासपोर्ट। अब पासपोर्ट जब गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया तो मैं यूएस नहीं जा पा रहा हूँ। यानी मेरे यूएस जाने के पीछे मेरी पर्सनल लिबर्टी थी, मैं जहां चाहूँ वहां जा सकता हूँ। गवर्नमेंट ने मेरी लिबर्टी छीन ली। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने यहां कहा था अगर आप लॉ बनाओगे तो ऐसा हो सकता है। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अलग टर्न ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इट ओवररूल्ड इट्स जजमेंट इन अ गोपालन केस, इट रूल्ड दैट आर्टिकल 21 कैन बी डिप्राइव्ड बाय लॉ provided the procedure prescribed by that law is reasonable, fair and just। यानी अब पार्लियामेंट क्या करेगा? देखो, अब मेरा पासपोर्ट छीनना है तो पार्लियामेंट ने फॉर एग्जांपल ऐसा लॉ बना। अब पार्लियामेंट कब छीन सकता है मेरा पासपोर्ट? जब ऐसा लॉ होगा। अब लॉ में पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया जिसमें बोला कि हम किसी के भी पासपोर्ट कभी भी ले सकते हैं। तो फिर आर्टिकल 21 के अंडर मेरा पासपोर्ट छीन सकती थी आज गवर्नमेंट। बट सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के बाद टर्न क्या हुआ? यहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो लॉ आपने बनाया है वो लॉ कैसा होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए। यानी लॉ फेयर होना चाहिए। ये भी हम चेक करेंगे। अगर हमें ये लग रहा है कि वो लॉ अनफेयर है लोगों के लिए तो हम आर्टिकल 21 को अलाउ कर देंगे और आपका ये जो केस है उसको हरा देंगे, आप लोगों को, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इस लॉ को, इस प्रोसीजर को कहा जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब देखिए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ यानी कोई भी लॉ बनाओ, लॉ है बस बात खत्म। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी आपने जो लॉ बनाया है, लॉ प्लस फेयर होना चाहिए। वो लॉ फेयरनेस है या नहीं, वो जुडिशियरी चेक करेगी। जुडिशियरी को थोड़ा भी लगा कि ये लॉ अनफेयर है तो जुडिशियरी उस लॉ को कंसीडर नहीं करेगी। जुडिशियरी देखेगी वो रीजनेबल है क्या, जुडिशियरी देखेगी वो जस्ट है क्या। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स लॉ फेयर, रीजनेबल, जस्टिस, तीनों देखना। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ यानी सिर्फ लॉ को देख के डिसीजन सुनाना। हमारे इंडिया में लिखा था प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, बट जुडिशियरी नया टर्म लेके आए जो कि हमारे इंडिया में नहीं था, उसको कहा जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसमें आजकल जुडिशियरी ये भी चेक करती है कि जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया वो फेयर है या रीजनेबल है या जस्ट है या नहीं। अगर नहीं होगा तो गवर्नमेंट, जुडिशियरी सीधा बोलेगी आपने जो लॉ बनाया वो अनफेयर है, इसीलिए हम उस लॉ के अंडर इनको सजा नहीं सुना रहे हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जब इंडिया में चलता था तो जुडिशियरी सिर्फ इतना देखती थी कि ऐसा लॉ है या नहीं। आजकल जुडिशियरी ये देखती है जब आपकी केस चलती है तो कि जो लॉ बनाया है वो भी अच्छा है या नहीं। अगर वो लॉ बुरा होगा तो जुडिशियरी सीधा बोलेगी कि ये लॉ फेयर नहीं है, इसलिए हम इस लॉ के अकॉर्डिंग ये इनकी पर्सनल लिबर्टी नहीं छीन सकते, इनको इनका पासपोर्ट दे दो और जाने दो फॉरेन। आपने बनाया होगा लॉ कि हम किसी के भी पासपोर्ट छीन सकते हो, बट किसी के भी छीनना, भाई रीजन बताओ क्यों छीन रहे हो, रीजनेबल है या नहीं। जब रीजनेबल नहीं है तो कैसे छीन सकते हैं गवर्नमेंट मेरा पासपोर्ट, कैसे छीन सकती है गवर्नमेंट कुछ। तो ये पर्सनल लिबर्टी है मेरी, ठीक है। अगर देखिए अब इसी के चलते जुडिशियरी क्या करती है, एक तो जुडिशियरी ने लॉ पे जुडिशियल रिव्यू ले लिया तो लॉ बंद हो जाता है, बट जुडिशियल रिव्यू नहीं लिया तो लॉ कंटिन्यू रहता है। बट लॉ जब कंटिन्यू भी रहेगा तभी भी जुडिशियरी हर बार केस में ये चेक करेगी कि वो लॉ कैसा है। अब सुप्रीम कोर्ट में केस गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लिबर्टी क्या होती है भाई, हम कैसे बताएं कि मेरी पर्सनल लिबर्टी क्या क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी लिस्ट की लिस्ट सामने रख दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जीने का अधिकार, डिग्निटी के साथ रेस्पेक्टफुली सोसाइटी में रहने का अधिकार, वो भी मेरा आर्टिकल 21 है। पर्सनल लिबर्टी, राइट टू डिसेंट एनवायरमेंट, यानी मुझे पोल्यूशन फ्री वाटर, एयर और ये सब हजार्डस इंडस्ट्रीज के आसपास मुझे नहीं रहना है, वो भी मेरा आर्टिकल 21 है। राइट टू लाइवलीहुड, मैं कमा सकता हूं, अपने आप से जी सकता हूं, वो भी मेरा पर्सनल लिबर्टी है। राइट टू प्राइवेसी, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज आर्टिकल 21। और राइट टू प्राइवेसी को अच्छे से याद रखिएगा, राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करने वाला एक बिल गवर्नमेंट के द्वारा रखा था और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस भी गई थी। कौन सा बिल था वो? और यस, आधार बिल। आधार बिल, आधार बिल को गवर्नमेंट ने एज अ मनी बिल पास किया था, बट आधार बिल के ऊपर प्रॉब्लम यही जा रहा था कि राइट टू प्राइवेसी, आप लोगों की जो प्राइवेसी है वो छीन ली जा रही थी, ये सब दावे हुए। और इसके साथ साथ मैं बता दूं राइट टू शेल्टर भी, आपको रहने के लिए घर रहे इसका भी अधिकार है। शेल्टर एंड ऑल आर बेसिक नीड्स, है ना। ये राइट टू हेल्थ है आपके पास, है ना, हेल्थ, अच्छी हेल्थ हो। राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, इसके लिए तो फिर 21A करके एक आर्टिकल भी डाला है। फ्री लीगल एड, इसको हम DPSP में पढ़ेंगे। फ्री लीगल एड का मीनिंग बता दो, अगर आपके पास पैसे नहीं है कोर्ट की केस लड़ने को तो कोर्ट विल प्रोवाइड द मनी, है ना, आपको कुछ भी खर्चे नहीं करने, जितना भी खर्चा आ रहा है वो फ्री में होगा आपका। ये सब है फ्री लीगल एड, यानी लॉयर्स का खर्चा और ये सब आपका खुद लॉ कोर्ट उठाए। हाँ, नालसा, यस नालसा, एग्जैक्टली, है ना, विल स्टडी नालसा लेटर वाइल स्टडिंग द जुडिशियरी। सो ये सब हम पढ़ेंगे। फ्री लीगल एड जो है वो DPSP में दिया है। अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी किसी को पता है क्या होता है? कोई जानता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? नहीं, तो कोई गेस कर सकता है क्या हो सकता है? कन्फाइनमेंट यानी क्या होता है? हाँ, एक आइसोलेशन में, पता है आपको, पहले प्रिजनर्स को ऐसे छोटे से रूम में रखते थे जिसमें पूरा अंधेरा रहता था, उसको बाहर का कुछ दिखता भी नहीं था, उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं, है ना। उसके लिए एग्जैक्टली मुझे हिंदी वाला वर्ड याद नहीं आ रहा है, पता है ना आपको? हाँ, कौन सा? हाँ, वैसा अलग से इसमें रख दिया एक सेल में, जिससे आपको बाहर का भी कुछ नहीं, पूरा अंधेरा, और आप मूवमेंट भी ज्यादा नहीं कर सकते। ऐसे ही एक सजा होती थी पहले सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अभी आप वहां पे ऐसा किसी को भी नहीं रखा जाएगा। स्पीडी ट्रायल यानी आपकी जो केस है जल्द से जल्द सॉल्व हो, उसके भी आपके पास अधिकार है। राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, हैंडकफिंग यानी आपको पता है ना क्या? यस, पता है, हथकड़ियां लगाते हैं आपको वो, है ना। तो आपने आजकल देखा होगा कि हथकड़ियां लगाने से ज्यादा पुलिस वाले जो ऐसा हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, क्योंकि आपके पास एक राइट है। अगर आपने बड़ा ऑफेंस नहीं किया है तो आप सीधा बोल सकते हैं मुझे हथकड़ी नहीं लगाइए, मैं खुद चलूंगा आपके साथ, ये भी आपके पास राइट है, याद रखिएगा। राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, कोई बड़ा क्रिमिनल तो उसको तो हैंडकफिंग करना ही पड़ेगा, हथकड़ियां लगाना पड़ेगा। राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, है ना, ट्रीटमेंट भी आपकी अच्छी हो। राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, है ना, किसी चीज को एग्जीक्यूट करने में टाइम लग रहा है तो डिले नहीं होना चाहिए एग्जीक्यूशन में, दिस इज ऑल्सो योर राइट कि डिलेड एग्जीक्यूशन। उसके अलावा हम कहेंगे राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, जैसे मैंने पासपोर्ट वाली केस बताया, आपको अब्रॉड जाने का पूरा अधिकार है। अगर आपने कुछ क्राइम किया है तो फिर आपके पासपोर्ट को रोक सकती है गवर्नमेंट, वो अलग बात है, बट अगर आप कुछ किए ही नहीं तो आपको रोकेगा क्यों कोई? तो डायरेक्टली आप ट्रैवल कर सकते हैं अब्रॉड में। राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, है ना, आपको जहां रहना आप रह सकते हो, गवर्नमेंट के साथ काम करना है। बॉन्डेड लेबर यहां नहीं रहेगा कि आपको काम करना ही है, फोर्स किया जा रहा है आपको काम करने के लिए, नॉट लाइक दैट। और कस्टडी में आपका हरासमेंट नहीं होगा। हाँ, यस, हाँ, वहां भी आएगा, बट यहाँ पे और वहां पे डिफरेंस है थोड़ा, तो वो डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो ये राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर है, ये स्पेशली यानी गवर्नमेंट के खिलाफ है, ऐसा समझ जाइए, स्पेशली स्टेट के लिए।
उसके अलावा हम कहेंगे राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, हाँ तो आपको मेडिकल एड मिले जल्दी जल्दी। राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये पूरे गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट आपको ये सब देनी चाहिए। ये राइट नॉट टू बी ड्रिवन आउट ऑफ द स्टेट, है ना, तो आपको स्टेट के बाहर नहीं किया जाएगा। राइट टू फेयर ट्रायल, जो केस आपकी है वो फेयर मैनर में चलेगी। राइट ऑफ प्रिजनर टू हैव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, आपको पता है जो एनजीओ वाले होते हैं या जो ह्यूमन राइट्स वाले वो प्रिजन्स को भी विजिट करते हैं, वहाँ नेसेसिटीज मिल रही है या नहीं, जीने के लिए जितनी चीज़ें लगती है, रोटी कपड़ा मकान इतना तो भी मिल रहा है या नहीं, वो देखा जाएगा, है ना। राइट टू वुमेन, राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी, ये भी है। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, यस। नहीं, आफ्टर सनसेट ही नहीं कर सकते, जैसा सनसेट हो गया उसके बाद वुमेन को अरेस्ट नहीं कर सकते, ये लॉ है। हाँ मॉर्निंग तक, तो ऐसा समझिए सनसेट टू सनराइज यहाँ तक नहीं कर सकते अरेस्ट, है ना। तो वही है कि उनको डिसेंसी और डिग्निटी के साथ जीने का एक अधिकार है। ये पब्लिक हैंगिंग नहीं होगी, आपको जो भी किसी ने अगर ऑफेंस कमिट किया है तो उसको एक प्राइवेट सेल में ले जाके या प्राइवेट जगह पे ले जाके उसको हैंग किया जाएगा, फांसी दी जाएगी। राइट टू रोड इन हिली एरियाज, हिली एरियाज वालों के लिए उनको रोड बनाने का, होने का बहुत बड़ा एक राइट है। उसके अलावा हम राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI, राइट टू रेपुटेशन, है ना, आपका रेपुटेशन कोई खराब ना करे झूठी झूठी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके, ये भी आपके पास राइट है। राइट ऑफ अपील फ्रॉम जजमेंट ऑफ कन्विक्शन, आप जैसे हाई कोर्ट ने आपको कोई सजा सुनाई तो आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये भी आपके पास अधिकार है। राइट टू फैमिली पेंशन, है ना, जैसे आपको पता है कि पेंशन जो है फैमिली को भी प्रोवाइड की जाएगी, कोई एक व्यक्ति उसकी अगर डेथ हो गई तो उसके बाद उसके वाइफ को पेंशन प्रोवाइड की जाएगी, जस्ट लाइक दैट। राइट टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, है ना, तो यही है कि इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस भी बता चुका हूँ। आपको एम्पावरमेंट जो है उसका आपको, है ना, पूरा अधिकार है, वुमेन एम्पावरमेंट या जो भी है ये आपको किया जाएगा। और राइट अगेंस्ट बार फेटर्स, सो बार फेटर आपको जेल में डाल दिया काफी है, उसके अंदर भी आपको बांध के रखना, क्यों बांध के रखना है, मैं कोई जेल थोड़ी ना तोड़ रहा हूँ। उसके अलावा राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये भी मिलेगा। राइट टू स्लीप, फेवरेट, है ना, बट इट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट। पहले ही बता देता हूँ, आप मुझे बोलोगे कि मेरा टाइम था 6 बजे 5 बजे सोने का और मैं नहीं सो रहा हूँ, सो ऐसा नहीं चलेगा इसमें, है ना, तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, तो ये नहीं चलेगा, है ना। तो राइट टू स्लीप, सोने का आपको अधिकार है, जब सोना है तब सोइए, बट मुझे मत बताइएगा कि आप सोए नहीं या फिर क्या है, और वो मेरे ऊपर केस कर दिया आपने आर्टिकल 21 के खिलाफ कि आप सोए नहीं, हमें सोने नहीं दे रहे, तो ये है। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन से फ्रीडम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप जानते हैं इकोनॉमिक्स में आता है या फिर एनवायरमेंट में आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहले आपको ये बता दूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी मिनिमम हार्म करते हुए नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलपमेंट करना, या फिर बिना हार्म करते हुए, फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेस्ट है उसको ना तोड़ते हुए रोड्स बनाना, दैट विल बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। जो डेवलपमेंट किया जाता है उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, और हम सबको अधिकार है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। उसके अलावा राइट टू अपॉर्चुनिटी, सबको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ये भी आपका आर्टिकल 21 में एक राइट आपको मिला है। तो आर्टिकल 21A आ गया। आर्टिकल 21 के बाद आर्टिकल 21A आया, इसको कहा जाता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन पहले नहीं था, क्योंकि जिसके सामने पहले बता, जो आर्टिकल के सामने ABCD लिखा होता है वो आर्टिकल्स जो है ये आर्टिकल्स अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए होते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। तो ये 21A है, इसलिए इट वाज एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ ईयर 2002। दिस amendment, that is article 21, right to education. It declares that state shall provide free and compulsory education to all children of 6 years to 14 years. यहाँ पे दो चीजें लिखी, एक है फ्री एजुकेशन मिलेगा 6 to 14 ईयर, दूसरा है कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा सबको। ठीक है, फ्री एजुकेशन बहुत बार मिल रहा है, बट कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा ऐसा कुछ वो वहां पे है नहीं। हम आपको दिखता है क्या सबको कंपलसरी ले, यानी इसका एग्जीक्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको सिग्नल पे कोई बच्चा एज अ बेगर आपको दिख रहा है, उसको पूछिएगा कि आपको लगता है पूरे इंडिया में 6 to 14 ईयर्स का हर बच्चा पढ़ रहा है? हाँ, अगर आपको हाँ लग रहा है तो आप बताइए। बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है ना। यानी ठीक है फ्री आपको मिलेगा, बट कंपलसरी वाला प्रोविजन एग्जीक्यूट होते हुए देश में दिख ही नहीं रहा है। इसीलिए आई वांट यू गाइज, इफ यू वेन एवर यू ज्वाइन द सर्विसेज ना, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जस्ट वर्क ऑन दिस कंपलसरी थिंग, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट मीन्स आई हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू गाइज कि आप इसके ऊपर काम करोगे, कंपलसरी ये वर्ड के ऊपर, क्योंकि देखिए कंपलसरी है ही नहीं। अगर बच्चों को कंपलसरीली पढ़ाया नहीं जा रहा है तो उनको क्या समझता है बचपन में? जो बच्चों को उनके माँ बाप बोल रहे हैं कि जाओ भैया भीख मांगो आप, तो उनको
उनको क्या समझेगा कि क्या करना है क्या नहीं, उनको क्या लग रहा है कि अर्न ही करना है और यही एक सोर्स है अर्न करने का, ऐसे से वो पढ़ेंगे नहीं, हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। इसीलिए आई जस्ट वांट यू कि आप लोग कंपलसरी ये वर्ड पे ध्यान दो और एग्जीक्यूट करो इस लॉ को। ये जो आर्टिकल 21 है इसको एग्जीक्यूट करो। जितने भी बच्चे आपको दिख रहे हैं उनको पूछो, उनके घर वालों की आप इंफॉर्मेशन निकालो, उनको घर वालों को पूछो कि जब फ्री एजुकेशन मिल रहा है तो आप अपने बच्चों को पढ़ा क्यों नहीं रहे हो। आप बच्चों को पढ़ाइए, हमको बाकी कुछ नहीं पता। अगर आप नहीं पढ़ाओगे तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि आप उनसे आर्टिकल 21 छीन रहे हो। देखिए यहाँ सर्व शिक्षा अभियान जो है ये चलाया गया, बाद में इसके बाद RTE पास किया गया 2009 में, एक एक्ट अलग से बनाया गया। तो 21A अच्छे से 21A कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट 2002 में कर दिया था, बट 2009 में एक नया एक्ट लाया गया जिसको कहा जाता है RTE एक्ट। आज इस एक्ट के चलते बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दे रहे हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक ये था सोर्स, अभी एक और सोर्स हमारे पास है, वो है राइट टू एजुकेशन 2009 का। सो नाउ वी हैव आर्टिकल 21, अलॉन्ग विद दैट वी आल्सो हैव राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, RT एक्ट ऑफ ईयर 2009। ईयर याद रखेगा 21A का 2002 और RTE एक्ट का अलग से एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। एक्ट यानी अलग से बाहर बनाया हुआ एक्ट है, ये एक्ट में और भी प्रोविजंस है। तो ये जो एक्ट है वो 2009 का है। तो ये सब आपको यहाँ पे देखने मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे हम आके पढ़ते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 इज अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब सबसे पहले मैंने बताया आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक ये है कि ये कन्विक्शन को लेके था, यानी आपके ऊपर केस चल रही है, आप सिर्फ कन्विक्टेड हो, और 22 आपको अरेस्ट करने को लेके है और आपको डिटेन यानी आपको जेल में डालने को लेके है। अब यहाँ पे चल रही है और यहाँ पे हो गई है, ऐसा है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि केस पूरी होने के बाद भी आपका अरेस्ट हो जाएगा या डिटेन आपको किया जाएगा, केस होने के पहले भी आपको डिटेन किया जा सकता है। तो इट ग्रांट्स द प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन। जिनको अरेस्ट कर लिया गया और या फिर जिनको डिटेन कर लिया गया है उनके ऊपर यहाँ पे ये सब हो सकता है। अब सबसे पहले डिटेंशन दो तरह के होते हैं। डिटेंशन यानी किसी को बंद कर देना, ये सबसे पहले बताते हैं। और डिटेंशन दो तरह के होते हैं। पहला डिटेंशन होता है प्रिवेंटिव और दूसरा डिटेंशन होता है प्यूनिटिव, या फिर आप कह सकते हो प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव ये वर्ड से कैसे समझना समझ जाए बता देता हूं। देखिए प्यूनिटिव, प्यूनिटिव आया, प्यूनी PUNI, उसके बाद आप इसके सामने PUNI, इसके सामने आप क्या लिख सकते हो बताइए? कंप्लीट दिस वर्ड प्यूनिटिव के अलावा। यस, वेरी गुड वेरी गुड, पनिशमेंट। इसलिए मैंने, अब आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। प्यूनिटिव यानी एज अ पनिशमेंट आपको डिटेन जिस चीज के लिए किया गया उसको प्यूनिटिव कहा जाता है। और प्रिवेंटिव वर्ड से समझ रहे हैं, प्रिवेंट करना। प्रिवेंटिव यानी आपने ऑफेंस कमिट नहीं किया है, उसके पहले ही आपको जेल में डाल देना, ऐसा भी कर सकते हैं। आपको बता देता हूं मैं। प्यूनिटिव यानी इट्स टू पनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल, यानी केस के बाद जब कन्विक्शन प्रूव हो गया है कोर्ट में, कोर्ट ने ये बोल दिया है कि इस व्यक्ति को 7 साल की सजा सुना दी जाए, तो उस व्यक्ति को 7 साल के लिए डिटेन कर दिया जाएगा। एंड दैट डिटेंशन विल बी नोन एज प्यूनिटिव डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22। आपको ये चीज क्लियर हो गई है, हो गई है क्लियर? तभी मैं प्रिवेंटिव बताऊंगा। क्लियर है प्यूनिटिव? यस, है ना? तो मेरा बताया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स वाला फॉर्मूला याद रखेगा, प्यूनी इतना याद रखेगा और पनिशमेंट ये जोड़िएगा। अब चलिए आगे चलते प्रिवेंटिव देखने के लिए। वो नाम से पता चल रहा है प्रिवेंटिव, यानी अगर मुझे, अब फॉर एग्जांपल ए नाम का कोई पर्सन है, ए नाम का पर्सन 23 अप्रैल को कुछ ऑफेंस कमिट करने वाला है, ये इंफॉर्मेशन पुलिस वालों तक पहुंच गई है, ये इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंच गई है। ऐसे केस में ए नाम के पर्सन को अगर 21 अप्रैल को ही अरेस्ट करके उसको बंद करके रख दे, तो ताकि वो 23 अप्रैल को बाहर ही ना रहे, तो ऑफेंस कैसे कमिट करेगा? इसीलिए ऐसे लोगों के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मींस डिटेंशन ऑफ पर्सन विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन बाय द कोर्ट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन द नियर फ्यूचर। अब मैंने आपको एक बेसिक मीनिंग बताया प्यूनिटिव का, बेसिक मीनिंग। अब इसमें बताता हूं, अगर आपको कोई कल जाके अरेस्ट करके लेके गया, चलिए प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव दोनों में आपको कुछ मिले हैं। अब आपको यहां पे डिटेन किया है, इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर द ऑर्डिनरी लॉ। आप ऑर्डिनरी लॉ के अंडर डिटेन किए गए हो, यानी लॉ कह रहा है इसलिए आपको अंदर डाला। जैसे मैं आपको ये बता देता हूं, देखो जो क्रिमिनल ऑफेंसेस, क्राइम है ना, क्राइम्स, अगर क्रिमिनल ऑफेंस अगर आपने कमिट किया है तो आपको डायरेक्ट पहले अरेस्ट किया जाता है,
केस के पहले ही अरेस्ट किया जाता है। सिविल ऑफेंसेस में आपको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेंगे। जैसा आपने किसी का मर्डर कर दिया, आपको डायरेक्ट पुलिस वाले लेके अरेस्ट कर देंगे, पहले अरेस्ट करेंगे मैजिस्ट्रेट को बिना पूछे। बट जब आपको ऐसा अरेस्ट किया गया तो यू हैव 4 राइट्स विथ यू। फर्स्ट राइट इज कि आपको इन्फॉर्म करे हो पुलिस वाला कि आपको अरेस्ट क्यों किया है। दूसरा, आप किसी भी लॉयर को कंसल्ट कर सकते हो या आपको लॉयर डिफेंड कर सकता है। इस चीज के लिए आपका दूसरा राइट है कि आप लॉयर को हायर कर सकते हो। थर्ड राइट इज दैट कि आपको मैजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के सामने आपको एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम आपको वहां पे प्रेजेंट करना चाहिए लॉयर के सामने। ये बता देता हूं, जर्नी टाइम को हटा दो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए 4 आवर्स लगे मैजिस्ट्रेट तक पहुंचने के लिए, जो प्लेस पे मैंने किसी को डिटेन किया। वो प्लेस का नाम है ए और बी नाम की जो जगह है वहां पे है मैजिस्ट्रेट। अब मैजिस्ट्रेट यहाँ पे बैठे हैं, आपको अरेस्ट करने के बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको 24 आवर्स के सामने अरेस्ट करने के बाद मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना पड़ता है। देन फर्दर मैजिस्ट्रेट विल टेक डिसीजन कि आपको जेल में ही रखना है कि आपको बाहर निकालना है। अब ए नाम की जगह पे एक्स नाम के पर्सन को यहाँ पे डिटेन करके रखा है। अब 24 आवर्स से ज्यादा नहीं रख सकते। अब ट्रैवलिंग में ही 4 घंटे लग रहे हैं, यानी ट्रैवलिंग का टाइम माइनस कर दो। फिर पुलिस वाले बोलेंगे 28 आवर्स हो गए, तो पुलिस वाले बोलेंगे 4 घंटे आने को लगे, ठीक है 4 घंटे माइनस करते हैं, 24 आवर्स आप लेके आए हो। मैजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रेजेंट किया जाएगा। देन मैजिस्ट्रेट विल टेक डिसीजन कि आपको फ्री कर देना है, बेल होगी आपकी नहीं होगी। नाउ द लास्ट पॉइंट इज राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स। 24 आवर्स के बाद अगर मैजिस्ट्रेट ने बोला कि फर्दर डिटेन नहीं करना है तो उसको रिलीज करना पड़ेगा। मैजिस्ट्रेट ने बोला कि और 10 दिन रखो तो फिर 10 दिन रख सकते हैं पुलिस वाले, नहीं बोला तो फिर आप रिलीज। तो ये 4 पॉइंट्स क्लियर हुए आपको, 1 2 3 4। यस, चलो ये आज का लेक्चर थोड़ा ज्यादा समझने वाला है, ये मैं पहले ही आपको बता दूं। आज का क्या, ये जो फंडामेंटल राइट पोर्शन है ना, समझने वाला, क्योंकि इसको आपको अप्लाई करना है आगे जाके। चलिए आगे पढ़ते हैं। डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके आपके पास कौन से राइट्स है। पहला आपका राइट है कि डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ्स। आपका जो डिटेंशन है वो 3 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, यानी आपने ऑफेंस करने के पहले का डिटेंशन 3 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 महीने से ज्यादा का टाइम के लिए अगर आपको रखना है अंदर, तो हम कह सकते हैं कि एक एडवाइजरी बोर्ड होता है। एडवाइजरी बोर्ड को रिपोर्ट करना पड़ता है। एडवाइजरी बोर्ड ने अगर बोला कि आप और रख सकते हो तो रखेंगे। इस बोर्ड में कोई ऐसे वैसे लोग नहीं होते, इसमें खुद जजेस होते हैं, जजेस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं खुद। अगर जजेस ने ये बोला इस बोर्ड ने कि आप और भी ज्यादा डिटेन रखो तो रख सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास ये राइट है कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है ये भी आपको बताना चाहिए डिटेन्यू को। डिटेन्यू यानी जिसको अरेस्ट किया है, जिसको डिटेन किया है, उसको डिटेन्यू कहा जाता है। उसको कम्युनिकेट करना चाहिए ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन। जो फैक्ट्स है कंसिडर टू बी अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, तो उसको डिस्क्लोज नहीं किया तो भी चलेगा। देखिए कैसे, अब मैं बहुत बड़े एक क्रिमिनल को पकड़ के लाया हूं जिसका प्लान मुझे पता चल गया है कि वो क्या करने वाला है। अब ये पता चल गया और उसने मुझे पूछा कि मुझे आपने अरेस्ट क्यों किया, मुझे बताइए ग्राउंड्स। मैंने उसको नहीं बताया क्योंकि मुझे पता, अगर इसको ये पता चल गया कि इसका ये सीक्रेट मुझे पता चल चुका है, तो जब ये बाहर निकलेगा तो वो चीजों को चेंज कर देगा, क्योंकि वो सीक्रेट था और उसको पता नहीं चलना चाहिए कि ये चीज मुझे पता चली। तो ऐसे वक्त डिस्क्लोज नहीं किया तो भी चलेगा, बट इट शुड बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, डिटेन्यू शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। रिप्रेजेंटेशन यानी वही लॉयर के थ्रू, और ये सब डिटेंशन ऑर्डर में वो रिप्रेजेंट कर सकता है खुद को। तो ये 3 पॉइंट्स है फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन। राइट टू फ्रीडम जो है ये यहाँ पे खत्म होता है, जो कि 19 से 22 आर्टिकल जिसमें आपने पढ़े